देखिए लास्ट क्लास में मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ टू सिस्टम पार्टिकल कराया था। डेरिवेशन थोड़ी लंबी थी, मैं एक बार इसको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है भैया, शॉर्टकट में अगर मेरे को कहीं से भी अगर कुछ भी लगा कि भैया अगर डिस्टर्ब कर रहे हो आप, तो मैं आपको पेल दूंगा। ठीक है बेटा, इशू देखते रहिए। तो ध्यान रखिए बेटा। मनवीर, अच्छा तू सोच रहा अपने आपको, ये तो और मारूंगा। देखिए तो भैया, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, एक बारी मैं उस डेरिवेशन को आपको रिवाइज कराते हुए शॉर्टकट में कराऊंगा, रिवीजन पूरा हो जाएगा। पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था ये मास m1 है, इसका सेंटर मास के सेंटर पे होगा। ये मास m2 है, इसका सेंटर मास भी क्या होगा, इसके सेंटर पे ही होगा। ठीक है, दोनों पार्टिकल थे अभी, लेकिन जब दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। सिस्टम एक दूसरे को इंटरनल फोर्स से खींचता है, ये F1 फोर्स से खींच रहा था, ये F2 फोर्स से खींच रहा था। ठीक है, सिस्टम बन गया। बना देता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है भैया, ये क्या था आपका x और ये क्या था आपका y। इसकी जो ये m1 है, उसके सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन थी, ठीक है, वो थी आपकी r1। पोजीशन कहां पर से नापी जाती है, सेंटर से। और जो m2 मास था, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या है भैया, ये रहा। ठीक है, और ये जब दोनों एक सिस्टम बन गया तो इनका सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया यहां पर आ गया, यहाँ आ गया, ये बीच में नहीं आया, कहीं और मान लिया मैंने। ठीक है, तो COM ऑफ सिस्टम, ये COM किसका है, M1 का, ये COM किसका है, M2 का। इसकी पोजीशन क्या है, R1, इसकी पोजीशन क्या है, R2, और इसकी पोजीशन क्या है, कैपिटल R। ठीक है, अब मैंने क्या किया भैया, ये तो बन चुका है एक सिस्टम जिनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और उसके ऊपर इंटरनल फोर्स कैसे लग रहे थे मैंने आपको बता दिया था। अब हमने लगा दिया इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या लग रहा है, F1। क्या लग रहा है, F1। और ये क्या लग रहा है, F2। F1 F2 क्या है, इस अगर मैं इसको बोलूं तो एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है, M1 पे। और F2 को बोलूं तो किस पे लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, M2 पर। लेकिन अगर मैं F1 प्लस F2 बोलूं तो वो क्या होगा, टोटल इंटरनल फोर्स ऑन दी सिस्टम, जो M1 M2 दोनों पे लग रहा है। समझ गया, ध्यान दीजिएगा, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा भी वो। ठीक है, अगर मैं बोलूं टोटल फोर्स, टोटल, अच्छा आपको मैंने ये भी बताया था कि आप अगर पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। और इस वेलोसिटी को दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन अगर आप इधर आ जाओ बेटा, आगे जाओ, इधर यहाँ तीनों, तू भैया आ जाओ, तू भैया तू वही बैठ रहा सूरज। ठीक है, अगर मैं पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं पोजीशन को ही दो बार डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, सीधा एक्सेलरेशन। एक बार आर को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, वेलोसिटी। दोबारा करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन। इसलिए आर को दो बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन सीधा। मैं बात कर रहा हूं टोटल फोर्स एट फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल पे कुल कितना फोर्स लग रहा है, तो एक लग रहा है भैया स्मॉल F1, दूसरा क्या लग रहा है, कैपिटल F1। याद है नहीं याद है, वेक्टर लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं वैसे। ठीक है, बुको में नहीं लगा रखा, मैं लगा के चल रहा हूं। ये क्या है, कैपिटल F क्या, टोटल फोर्स एट M1, टोटल फोर्स एट, और तो M1 पे लग रहा है कुल फोर्स, ये दोनों। तो ये किसके बराबर आएगा, मास ऑफ M1 एक्सेलरेशन ऑफ M1, किसके, F1 प्लस कैपिटल F1। अच्छा, मास को ऐसे लिख दीजिए, एक्सेलरेशन को मैंने क्या किया, इसकी पोजीशन को सीधा टाइम के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएट कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हो जाएगा आपका स्मॉल F1 प्लस कैपिटल F, ये होगी पहली इक्वेशन। सिमिलरली क्या होगा भैया, M2 D अपॉन में DT, ये क्या हो गया, टोटल फोर्स है M2, वो किसके बराबर आएगा, स्मॉल F2 प्लस कैपिटल F2। याद है नहीं याद है, इसे सेकंड इक्वेशन कर ली मैंने, याद है नहीं याद है। जैसे ये इक्वेशन लिखी वैसे दूसरे पार्टिकल पे जो लग रहा है वो उसको लिख दिया। ठीक है भैया, दोनों इक्वेशन को ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो अब देखिए दोनों इक्वेशन को ऐड करके मैं देख रहा हूं
m1 d r1 अपॉन में dt स्क्वायर, m2 r2 अपॉन में dt स्क्वायर बराबर में स्मॉल f1 स्मॉल f2 कैपिटल f1 कैपिटल f2। ये दोनों इक्वल अपोजिट होता है, आपको इंटरनल फोर्स पता ना भैया, इक्वल अपोजिट होता है, तो इसको कैंसिल कर दिया मैंने, और यहां से डी ए वाली टर्म को और यहां से ये वाली टर्म को मैंने क्या किया भैया, कॉमन निकाल लिया, तो कॉमन आ गया डी अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल्स में क्या हुआ m1 r1 m2 r2 बराबर में क्या हुआ, तो f1 पे एक्सटर्नल फोर्स और सॉरी f1 पे m1 पे एक्सटर्नल फोर्स और ये m2 पे एक्सटर्नल फोर्स, तो ये क्या हो गया, टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या आ गया, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ये थी तीसरी इक्वेशन। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। मैंने फिर क्या किया भैया, इस आपको पता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स किसके बराबर होता है भैया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, याद नहीं याद है, अगर वो टोटल मास ऑफ सिस्टम, सिस्टम का कुल मास और सिस्टम का कुल एक्सेलरेशन, सिस्टम का कुल एक्सेलरेशन क्या होता है, वही एक्सेलरेशन होता है जो आपके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है, याद नहीं याद है, सिस्टम का एक्सेलरेशन बराबर में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो मैं किसके ऊपर फोर्स निकाल रहा हूं, सिस्टम के ऊपर कुल एक्सटर्नल फोर्स, तो किसके बराबर होगा, टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम, और एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम वही होता है जो सेंटर ऑफ मास का होता है, याद नहीं याद है। चलो भैया एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा भैया, m1 टोटल मास क्या है m1 प्लस m2, इस सिस्टम का कुल मास क्या है m1 प्लस m2 होगा। अच्छा टोटल देखिए सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो सेंटर मास की पोजीशन क्या है, कैपिटल आर, क्या है यही, क्या है उसके सेंटर मास को दिखा रहा, तो अगर मैं इस कैपिटल आर को दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, सेंटर मास का एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो हम क्या करते हैं वही करते हैं, तो इसके यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो, ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। मुझे पता है टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहां पर ये आ रखी है और टोटल एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू यहां पे ये आ रखी है, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, तीसरी और चौथी इक्वेशन से अगर मैं देखूंगा तो ये साइड इस साइड के क्या है भैया, बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो क्या होगा देन, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से पूरी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इधर की साइड क्या बचेगा, m1 प्लस m2 r बराबर में क्या हो जाएगा, m1 r1 m2 r2, r क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए भैया दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ही आ गई, ध्यान दीजिए भैया, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करूंगा मैं, ये दो पार्टिकल लिया है, अगर सिस्टम कंसिस्ट विद एन पार्टिकल तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये तो दो पार्टिकल के लिए ना, जब सिस्टम के अंदर दो ही मास है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। अब इस फॉर्मूले को कैसे आपको अप्लाई करना है ना वो भी बता दूंगा मैं क्वेश्चन करा के, अभी फॉर्मूला देखो, दो पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अच्छा सेंटर ऑफ मास चलता भी है फोर्स लगाने पर तो उसकी वेलोसिटी भी होगी, और सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स लगाओ तो एक्सेलरेट भी करता है तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो चलो सम निकालते हैं, उसके बाद हम सबके लिए एन पार्टिकल लिए कर लेंगे, उसके बाद 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सब आपको क्लियर हो जाएगा, 2 मिनट रुक जाएगी। ठीक है भैया, बात करते हैं भैया फॉर एन पार्टिकल, फॉर सेंटर ऑफ मास, मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, अगर सेंटर ऑफ मास मुझे एन पार्टिकल वाले सिस्टम का निकालना तो क्या होगा, बताइए क्या होगा, बोलो, दो पार्टिकल के लिए हमें पता था, एन पार्टिकल के बताओ, आर इक्वल्स में, आर क्या है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, बराबर में क्या होता है, देखिए एक्चुअली में पोजीशन का मतलब होता है पॉइंट की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास कहां पर है, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना भैया कैंप कहां पर है, तो बोलूंगा 4 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर, ऐसे सेंटर मास की पोजीशन बताने के लिए मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ती है, 4 2 3,6 5,6, मतलब वो पॉइंट बताएगा कि आपका सेंटर मास किस कोऑर्डिनेट पे है।
जैसे ग्राफ पे आप पॉइंट बताते हो ना भैया, ये पॉइंट की वैल्यू यहाँ, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, तो आप कोऑर्डिनेट का आप बता दिया भैया वो पॉइंट कहाँ पर है, तो उस कोऑर्डिनेट पे देखने चले आओगे। तो ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो कोऑर्डिनेट बताते हैं भैया बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है। समझ गए भैया? तो सेंटर ऑफ मास के पॉइंट का मतलब ये होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का मतलब ये होता है कि उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा है। समझ गया? अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो मुझे अगर एन पार्टिकल के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, ऐसी बॉडी जिसके अंदर एन पार्टिकल्स है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो आप क्या करोगे, M1 R1, M1 क्या है भैया, पहले पार्टिकल का मास, R1 क्या है, पहले पार्टिकल की पोजीशन, डॉट 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 एनवे पार्टिकल का मास और एनवे पार्टिकल की पोजीशन अपॉन में M1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया भैया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ऐसे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो, n पार्टिकल। चलो भैया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास की क्या निकालनी है, वेलोसिटी, तो भैया सेंटर ऑफ मास की जब आपको वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी पोजीशन को क्या करो भैया, डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या है, कैपिटल आर है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो एक काम करते हैं भैया, आपको बता दूं मास कांस्टेंट होता है किसी पार्टिकल का, लेकिन फोर्स लगाने पर अगर सिस्टम आगे जा रहा है तो पोजीशन कैसी होगी, वेरिएबल होगी। देखिए अगर मैं इस बॉडी के ऊपर, देखो मैं कह दूं ये आर है यहां से, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा दूं तो ये बॉडी कहीं और चली जाएगी, तो इस आर की वैल्यू क्या होगी, बदल जाएगी। यानी पोजीशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, मास कांस्टेंट, पोजीशन। और अगर कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में होते हैं तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, वेरिएबल का क्या होता है, डिफरेंशिएशन हो जाता है। पता नहीं बता, चलो ये ध्यान रखना। तो भैया हमने क्या किया, डी अपॉन में डी टी, इस पूरी टर्म को M1 R1 प्लस डॉट 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 MN RN डिवाइड बाय M1 प्लस डॉट 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 डॉट, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करते वक्त ध्यान रखना कांस्टेंट बाहर आएगा, केवल वेरिएबल अंदर आएगा। नीचे की पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि मास है नीचे वाली, तो बाहर निकाल दो उसको। क्या बाहर आ गया, M1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये पूरी बाहर आ गई। अंदर क्या रहेगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें भी M1 क्या है, कांस्टेंट है, R1 क्या है, वेरिएबल है, तो M1 बाहर निकालिए, डी R1 अपॉन में डी टी। आगे करते जाइए ऐसी, जब इसको करोगे तो Mn क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए, डी Rn अपॉन में डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको हमने सॉल्व किया तो इसको क्या लिखेंगे हम, यहां पे लिखता हूं बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या है बेटा, इसको लिखिए M1 डी R1 अपॉन dt क्या होता है, अब डी R1 अपॉन dt क्या होगा, V1। क्या आएगा, V1 डॉट 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 Mn डी Rn अपॉन dt क्या होगा, Vn अपॉन में क्या होगा, M1 प्लस डॉट 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 Mn। ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, या इस फॉर्मूले से आपको निकलेगा। अब सेंटर ऑफ मास के ऊपर अगर मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स से बॉडी क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी, और एक्सेलरेट करेगी तो उसके सेंटर ऑफ मास का भी क्या करेगा, वो भी एक्सेलरेट करेगा। उसके एक्सेलरेशन को निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या लिखाएंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जाने का एन की वैल्यू 2 होगी तो M1 प्लस M2 मतलब 2 तक जाएगा। ठीक है, और एन की अगर एन की वैल्यू 3 तक रहेगी तो क्या होगा, ये 3 तक जाएगा, डिवाइड बाय 3 पार्टिकल का मास। एन की वैल्यू 4 पार्टिकल है उसके अंदर, तो M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ठीक है, समझ गए, आर कहां पे, देखिए मुझे सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन निकालना है, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डिफरेंशिएट कर दो, बोला हाँ। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रखी है यार, तो डी अपॉन में डी टी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रखा है, M1 V1 Mn Vn अपॉन में M1 प्लस डॉट 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 Mn। ठीक है, नीचे वाली टर्म पूरी क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो इसको, M1 प्लस डॉट 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 Mn।
बाहर आ गया। और जब इसको करोगे तो आपको पता भैया आपके फोर्स लगाने पर वेलोसिटी वेरी करती है, ना कि मास करता है। ठीक है, तो m1 क्या होगा, बाहर आएगा, dv1 अपॉन में dt, डॉट डॉट डॉट, इसको करो लास्ट वाले में, mn क्या होगा, बाहर आएगा, dvn अपॉन में dt। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन। ये क्या होगा, तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया आपका। ये क्या होगा, 1 में m1 प्लस डॉट 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 mn, और ये क्या होगा m1, ये क्या होगा a1 डॉट 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 mn an। ये हो गया। तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ गया। अभी इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, भी ध्यान रखना, a1 प्लस डॉट 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 mn an अपॉन में m1 प्लस m2 mn। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको भैया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो ये निकाल दो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लगानी है तो निकाल दो, और एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये लगा दो। ठीक है भैया, चलो आप देखिए, अगर भैया आपकी बॉडी वन डायमेंशन है, कैसी है, मतलब उसके पास केवल लेंथ है, तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होगी, केवल एक में होगी, या तो एक्स की टर्म में होगी, या वाई की टर्म में होगी, या जेड की टर्म में होगी। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास का एरिया है, क्या है, ऐसी बॉडी है जिसका एरिया हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा उसके दो दो कोऑर्डिनेट होंगे, उसको बताने, उसके सेंटर ऑफ मास को बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, लेंथ, अगर किसी बॉडी के पास लेंथ है तो मैं बोल दूंगा इसका सेंटर ऑफ मास 4 मीटर दूर है, तो उसमें मेरे को केवल एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कोई 2 डायमेंशन बॉडी है तो उसको सेंटर ऑफ मास बताने के लिए बताना पड़ेगा भैया एक्स के अलोंग इतनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास, और वाई के अलोंग इतनी दूरी पर है सेंटर ऑफ मास। समझ गया, तो वहां पर मेरे को दो दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अगर कोई बॉडी 3D है तो उसका सेंटर ऑफ बताने के लिए आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन के कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी। एक्स की टर्म में भी आपको बताना पड़ेगा भैया एक्स की टर्म में इतनी वैल्यू है, वाई की टर्म में इतनी वैल्यू है सेंटर ऑफ मास के पास, और जेड की टर्म में इतनी वैल्यू है। ठीक है भैया, तो अब देखिए, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूं, सेंटर ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम की टर्म में आपको सेंटर ऑफ मास बताना है। ध्यान दीजिए भैया, अगर केवल x, आपको x के टर्म में सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी एक्सीएम, हो क्या होगा m1 x1 डॉट 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 mn xn अपॉन में m1 प्लस डॉट 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 mn। x का कोऑर्डिनेट आप ये निकालोगे, ठीक है। और अगर आपको y कोऑर्डिनेट भी निकालना तो क्या निकालोगे, m1 y1 डॉट 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 mn yn अपॉन में m1 प्लस डॉट 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 mn y कोऑर्डिनेट आ गया। और यदि आपको z कोऑर्डिनेट भी निकालना है तो क्या करोगे, ZCM, सेंटर ऑफ मास, अगर आपका z कोऑर्डिनेट भी है सेंटर ऑफ मास के पास तो वो वैल्यू कैसे निकालोगे, m1 z1 डॉट 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 mn zn अपॉन में m1 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया। अब देखिए, फॉर 1D बॉडी, केवल एक बॉडी है तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास या तो एक्सीएम होगा, या वाईसीएम होगा, या जेडसीएम होगा। ठीक है, अगर बॉडी वन डायमेंशन है, बॉडी के पास केवल लेंथ है, ठीक है, तो उसके सेंटर ऑफ मास को या तो आपको एक्स की टर्म में बताना है, या वाई की टर्म में, या किसी बॉडी जिसके पास लेंथ है तो उसके पास दो, उसके सेंटर ऑफ मास के बाद दो कोऑर्डिनेट हो ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, मैं बोलूंगा इसके सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो आप जानते हो बीच में होगा। अब बीच में अगर ये बॉडी एक्स के लॉन्ग हुई तो आप इस वैल्यू को एक्स की टर्म में बताओगे, अगर ये रॉड वाई के लॉन्ग रखी होगी तो इस वैल्यू को आप वाई की टर्म में बताओगे, और ये रॉड अगर जेड के लॉन्ग रखी होगी तो उसकी वैल्यू जो होगी सेंटर ऑफ मास की किसके आएगी, टर्म में आएगी, जेड की टर्म में आएगी। समझ गया। लेकिन अब 2D बॉडी है, ऐसे 2D बॉडी है, 2D बॉडी में, फॉर 2D बॉडी की अगर मैं बात करूंगा, 2D बॉडी, 2 डायमेंशन बॉडी जिसके पास एरिया है, तो उसके सेंटर ऑफ मास के पास क्या होगा, या तो एक्सीएम होगा और वाईसीएम दोनों होगा, या सेंटर ऑफ मास बताने के लिए
या वाई सी एम जेड सी एम होगा, सेंटर मास के पास वाई और जेड दोनों की वैल्यू होगी, या एक्स सी एम या जेड सी एम होगा। अब देखिए 2D बॉडी के लिए मेरे को 2 कोऑर्डिनेट क्यों बताने पड़ रहे सेंटर मास के, ध्यान दीजिए भैया। ये कैसी बॉडी है? 2D बॉडी है। कैसी बॉडी है? इसका सेंटर मास यहाँ पे होगा ना, तो इसके सेंटर मास के पास एक्स की भी कुछ वैल्यू होगी, तो मेरे को बताना पड़ेगा भैया एक्स का इतना कोऑर्डिनेट है और इसकी हाइट भी कुछ है, तो सेंटर मास के लिए मेरे को आई की वैल्यू भी बतानी पड़ेगी। इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए आपको यहां से एक्स बताना पड़ेगा, नीचे से वाई बताना पड़ेगा। इसलिए 2D बॉडी के सेंटर मास के लिए 2 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है, समझ गया। लेकिन अगर बॉडी कैसी हो, 3D हो, क्या हो, 3D बॉडी हो, तो सेंटर मास क्या होगा? सेंटर मास के पास एक्स भी होगा, आपको एक्स की आवश्यकता ही पड़ेगी, एक्स ऐसे निकालोगे। वाई की आवश्यकता पड़ेगी तो क्या निकालोगे? वाई इस तरीके से निकालोगे। और जेड की आवश्यकता पड़ेगी तो आप जेड को इस तरीके से निकालोगे। क्यों निकालना पड़ता तीनों को? तो भैया ये आपकी क्यूब है, ये क्यूब है। इसका सेंटर ऑफ मास जो भी होगा वो बीचों बीच होगा एयर के अंदर, तो उस एयर के अंदर जो पॉइंट होगा आप बताओगे भैया एक्स की इतनी दूरी पर है, हाइट उसकी इतनी है, समझ गया, और जेड के अलावा उसकी इतनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, समझ गया। तो यहां पर इसकी पोजीशन को बताने के लिए आपको एक्स वाई जेड तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हमेशा 3D बॉडी के सेंटर मास के 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, 2D बॉडी के सेंटर मास के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और 1D बॉडी के सेंटर मास के केवल एक कोऑर्डिनेट होता है, समझ गया भैया। तो इस चीज को ध्यान रखना। अब आते हैं भैया क्वेश्चन पे, 1 सेकंड के लिए मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। देखिए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा। ओए भाई रोक दो। कह रहा है भैया 3 masses एनसीईआरटी का, ठीक है भैया, 3 masses 3 kg 4 kg 5 kg आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी साइड क्या 1 मीटर है। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, मतलब आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है कहां पर होगा। अच्छा एक चीज देखिए, ट्राइंगल कैसा होता है? 1D 2D 3D 2D। ट्राइंगल के पास, ट्राइंगल का जिसका भी एरिया निकल सकता है वो 2D होता है। क्या होता है? जिसकी केवल लेंथ निकल सकती है वो 1D होता है, और जिसका वॉल्यूम निकल सकता है वो 3D होता है। तो ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो ना, वॉल्यूम तो निकालते ना। ट्राइंगल के केस में वॉल्यूम निकाला जाता है, केवल एरिया निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ट्राइंगल का क्या होगा भैया? 2D होगी। चलो भैया, तो हमने बना दिया चित्र, देखिए कैसे बनाना, सुन लीजिए। ये बन गया भैया आपका ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। और इस ट्राइंगल का एक एक्सिस, ध्यान रखना, कोई एक एक्सिस, कोई सा भी एक एक्सिस सेलेक्ट कर लो, उसको कहां पे रखना है आपको? ओरिजिन पे। कहां रखना है? ओरिजिन पे। अरे यार, उसका कोई एक एक्सिस ओरिजिन पे। ओए बहुत मारूंगा, ध्यान रखियो। और दूसरा जो बेस होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे रखना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है भैया। ये हो गया, बन गया डायग्राम। अब ध्यान दीजिए भैया, ये आपका ये वाई एक्सिस है और ये क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसकी साइड क्या 1 मीटर है, ध्यान दीजिए भैया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ भैया, पहले बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ। अगर ये 0,0 पर है, इसकी साइड 1 मीटर, तो इसको कोऑर्डिनेट बताओ 1,0, क्योंकि भैया एक्स एक्सिस पे केवल वाई की वैल्यू होती है। अरे भैया तो कोई दिक्कत नहीं, तो वाई और जेड में 2, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्स वाई में तो मैक्सिमम चीजें बनाता है ना, समझ गया। तो देखिए भैया, इसका बेस मैंने एक्स पे बनाया, तो इसलिए जो इसके बेस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उसमें केवल एक्स की वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा तो इस पॉइंट के पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू होगी। अब आपको पता है भैया, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर ये बीचों बीच से एक साइड आएगी ना, यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 0. यहां से तक की वैल्यू का 0.5, ठीक है भैया। और ये क्या है? 1 मीटर, क्या है ये? तो अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाली साइड की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? पाइथागोरस से √1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर जो होता है, परपेंडिकुलर जो होता है हाइपोटेन्यूस माइनस ये होता है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 0.75, क्या हो जाएगा? 0.75 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 0.75 है। इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू ये होगी और x की वैल्यू ये होगी। इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितनी रखी? 0.75, x की वैल्यू क्या रखी? 0.5।
चलो कोऑर्डिनेट लिख देते हैं उसमें पॉइंट के। तो y x की वैल्यू क्या है 0.5 और y की वैल्यू कितनी है 0.75 अंडर रूट। अब देखिए कौन कौन से मास रखे हैं। पहले वर्टिसिस पे 3 किलो मास रखा है, इस पे दूसरे वर्टिसिस पे 4 किलो मास रखा है और तीसरे वर्टिसिस पे क्या रखा है 5 किलो मास रखा है। सेंटर मास निकालिए, इसको मान लीजिए 1 है, ये क्या है 2 है और ये क्या है 3 है। मैंने इसलिए लिख दिया तक क्योंकि आपको बार बार एक ही मास को 2 बार रिपीट नहीं करना एक सिस्टम में। मैंने मान लिया सेंटर मास की पोजीशन क्या है, ये रही इसकी। उसके पास क्या हो गया एक्सियम और वाईसीएम। एक्सियम कैसे निकालेंगे, एक्सियम क्या होगा m1 x1 m2 x2 m3 अपॉन में m1 प्लस m3। अब देखिए बेटा m1 क्या है बेटा यहाँ पे 3 kg, ये देखो मैंने ना, तो 3 kg और वहां पर x की वैल्यू क्या है 0। m2 क्या है भैया 4 kg और वहीं पर x की वैल्यू क्या है भैया 1। m3 क्या है भैया 5 kg और वहां पर x की वैल्यू क्या है 0.5 अपॉन में टोटल मास क्या होगा m1 3 4 और 5 को जोड़ोगे तो भैया आएगा आपका 11 kg। 11 आएगा भाई, अच्छा 12 हाँ 9 है ना 12 kg। ठीक है भैया, सॉल्व करोगे ये आपका क्या आएगा एक्सियम। निकालोगे इसे वाईसीएम कैसे निकलेगा m1 y1 m2 y m3 y3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। m1 की वैल्यू बेटा आपको पता ही है कितनी है 3 kg, y वहां पर क्या है भैया 0, m2 क्या है भैया 4 kg और वहां का y भी क्या है भैया 0, m3 क्या है भैया 5 kg और वहां का y क्या अंडर रूट 0.75। सॉल्व कर लेना भैया, मैं इसे सॉल्व नहीं करने आ रहा। अपॉन में नीचे क्या आएगा 12 kg मास। सॉल्व कर लीजिए, आपको एक्सियम वाईसीएम आ गया, यहाँ पे रख दोगे आप तो पता लग जाएगा दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ गए, आसान है। अरे यार टाइम इतनी जल्दी कैसे बीत गया। मजा नहीं आया। अबे 1 मिनट रह गया, क्या करूंगा टेस्ट कर दो फिर। एक काम करता हूँ रिकॉर्डिंग कल करूंगा। बस 6 तो ठीक है यार, वो 5 है।